मैं जिस घर में काम करती थी उस घर का मालिक बहुत अच्छा था। मेरी हर ज़रूरत पूरी करता, लेकिन मालिक मुझे एक कमरे में नहीं जाने देता था। बाकी सब कमरों की सफाई मेरे ज़िम्मे थी। एक दिन मालिक घर पे नहीं था और जब मैं उस कमरे में गई तो मेरी रूह निकल गई। वहाँ तो मुझे उस बंगले वाले घर में काम करते हुए तकरीबन 8 महीने हुआ था। इससे पहले मैं सामने वाले बंगले में काम करती थी। जब वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए तो जाते जाते मुझे उस बंगले का काम दिलवा गए। उस घर का मालिक बहुत अच्छा था, हर तरह से मेरा ख्याल रखता था। उस घर में मेरे अलावा बस 2 नौकर और थे और वो दोनों आदमी थे। घर के अंदर के सारे काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी पर थे। इतने बड़े घर में मालिक अकेला रहता था और घर बहुत बड़ा था। घर में लोग नहीं थे, इसलिए मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। इसके बावजूद मालिक ने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और तनख्वाह के अलावा भी वो मुझे बहुत कुछ देता। पैसों और कपड़ों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। मैं उस घर में काम करते हुए बहुत खुश थी। बस मालिक ने मुझे सिर्फ एक बात का ख्याल रखने के लिए कहा था कि ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। मालिक ने सख्ती से उस कमरे की तरफ जाने के लिए मना किया था और मुझे अक्सर ख्याल होता कि उस कमरे में ऐसा क्या है जो मालिक वहाँ किसी को जाने नहीं देता है, बल्कि वो तो हम लोगों को ऊपर वाली मंजिल पर जाने से ही मना करते थे। लेकिन एक बार मैंने उनसे सफाई की इजाज़त ले ली थी, जिस पर उन्होंने ऊपर वाली मंजिल पर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उस कमरे की तरफ जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मालिक से ये पूछती कि उस कमरे में क्या है, और ना ही वहाँ मौजूद दोनों नौकरों से मेरी ऐसी कोई बातचीत थी कि मैं उनसे पूछ लेती। और सबसे बढ़कर मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करता था। मैं किसी सूरत मालिक का भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे इस घर में बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था और कोई मेरे सर पर सवार नहीं था जो मुझे डांटता या काम को लेकर कुछ कहता। मैं अपनी मर्ज़ी से काम करती थी और अपनी मर्ज़ी से आराम करती थी। अक्सर मुझे मालिक ऊपर वाली मंजिल से नीचे आते दिखाई देते थे। यकीनन वो उसी कमरे में जाते थे, लेकिन वही बात मैं नौकर होके मालिक के से क्या पूछती। मालिक को एक दिन किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। वहाँ जाते जाते मुझे बताए कि वह 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और मुझे पूरे घर का ख्याल रखना है। उन्होंने घर की पूरी चाबियाँ भी मेरे हवाले कर दी। मैं बहुत पहले से उस घर में काम कर रही थी, तो मालिक को अब मुझ पर पूरा भरोसा था। सारी चाबियाँ मेरे हवाले करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर वाली मंजिल पर सफाई के लिए भी नहीं जाना है, बस घर में रहना है और घर का बहुत ख्याल रखना है। मैंने मालिक की हाँ में हाँ मिलाई और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूँगी। मुझे 2 दिन तक पूरी तरह आज़ादी मिल गई थी। अब मुझे कोई काम नहीं था। यह नौकरी तो मेरे लिए जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह थी। बस जो बात मुझे सबसे ज़्यादा खटक रही थी वो मालिक का इस बात पर कि मुझे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाना है। मैं जानना चाहती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है कि मालिक मुझे ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए मना कर गए हैं। अब मेरे पास पूरे घर की चाबियां मौजूद थी। यकीनन उसमें ऊपर वाले कमरे की चाबी भी मौजूद थी। मेरे दिल में भी बार बार यही ख्याल आ रहा था कि एक बार मैं जाकर देख लूं कि वहाँ क्या है, लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और यह नौकरी मैं किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है जो मुझे देख सकें। वो जो 2 आदमी काम करते हैं उनमें से एक मालिक का ड्राइवर था जो उनके साथ चला गया था, और दूसरा घर का चौकीदार था जो किसी भी सूरत घर के अंदर दाखिल नहीं होने वाला था। अगर ऊपर वाले कमरे में खामोशी से चली भी जाती तो मालिक को किसी सूरत पता नहीं चलने वाला था। यह सोचकर मैंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। पहले तो मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा। मुझे डर भी लग रहा था।
मैं नहीं जानती थी कि अंदर क्या हो सकता है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती जिसे देखकर मैं डर जाती तो, या शायद मालिक की कोई पुरानी यादें उस कमरे के साथ हो सकती थी। यही सोचकर मैंने धड़कते दिल के साथ सीढ़ियाँ पार कर ली थी। अब मैं पहली मंजिल पर पहुँच चुकी थी। मुझे उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़े हुए 5 मिनट हो गए थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ताला खोलने के लिए चाबी लगा कर चेक करूं। मुझे सर्दी के मौसम में भी पसीना आ रहा था। ये जो मैं करने जा रही थी, ये एक तरह की चोरी ही थी। मालिक का भरोसा तोड़कर मैं अपना सोच मिटाने जा रही थी। मेरे दिल ने मुझे मना कर दिया और मैं खुद को कोसते हुए वापस सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई। ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का कोई कीमती सामान या पुरानी यादें ही होंगी जिससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन अगर मेरी नौकरी चली जाती तो गांव में मौजूद मेरे बूढ़े बीमार माँ बाप की दवाइयों का खर्च कैसे पूरा होता। यही सोचकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। मालिक को गए 1 दिन होने वाला था। मालिक ने 2 दिन बाद आने का कहा था। अगले दिन जब मैं सुबह सफाई कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि अगर मैं 2 दिन तक ऊपर वाली मंजिल की सफाई नहीं करूँगी तो वहाँ मिट्टी बहुत हो जाएगी, और जब मैं मालिक के आने के बाद सफाई करने जाऊँगी तो मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। यही सोचकर मैं ऊपर वाली मंजिल की सफाई करने चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालिक के आने के बाद अचानक ही मेरे सर पर बहुत सारा काम पड़ जाए। जबकि अभी मैं बिल्कुल खाली थी और अकेले घर में मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। मालिक के होते तो आधा दिन वो घर पर ही गुजारते थे, कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते रहते थे। जब मैं सफाई करने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गई तो फिर मैं उस कमरे के सामने आ खड़ी हुई। शैतान ने मुझे एक बार फिर बहका दिया था। मैंने मालिक से वफादारी को एक तरफ रख दिया और जब मैं बिना देर लगाए बगैर ही कमरे के ताले में चाबियां लगा लगा कर चेक करने शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एक चाबी लगाते ही क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया था। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हो गई। कमरे के अंदर मैंने जो मंजर देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। ये तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि ऐसा भी कुछ अंदर हो सकता है। मेरी रूह निकलने लगी। वही तो मैंने दरवाजे को वापस ताला लगा दिया और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे चली आई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कमरे के अंदर जाती। मैं भागती हुई नीचे आ गई थी। अभी मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी बाहर निकल आएगा। मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा था कि कमरे के अंदर मालिक की कुछ यादें होंगी या फिर कोई कीमती सामान मौजूद होगा। अंदर जो मैंने देखा वो मेरे ख्याल में भी नहीं था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोलूँगी तो ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। मैं नीचे आकर सोफे पर बैठ गई। मेरी टांगें काँप रही थी और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठकर एक गिलास पानी पी सकूं। बहुत देर तक मैं सोफे पर ऐसे ही बैठी रही। उसके बाद जाकर मेरी हालत कुछ संभली। मैंने उठकर पहले पानी पिया और फिर सोचने लगी कि अगर मालिक को पता चल गया कि मैं उस कमरे की तरफ गई थी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अंदर जो मैंने देखा उसके बाद मेरा खामोश रहना किसी पाप जैसा था। मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों था, और अब मुझ में एक नया सोच बन चुकी थी। सिर्फ सफाई करने के समय में मालिक के कमरे में जाती और सफाई करके वापस आ जाती। मैंने सही तरह से मालिक के कमरे में कभी नज़र नहीं दौड़ाई थी, मगर आज जब मैंने ऊपर वाले कमरे में ऐसा मंजर देखा तो अब मैं सच जानना चाहती थी कि मेरा मालिक आखिर कौन था। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मालिक के कमरे की तलाशी लेती हूँ। हो सकता है मुझे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे कुछ समझने में मदद मिले। और जब मैं मालिक के कमरे में दाखिल हुई तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ खोल कर चेक कर ली। मालिक ने किसी भी चीज़ को लॉक नहीं किया हुआ था। सिर्फ कमरे का दरवाज़ा ही लॉक था, जिसकी चाबी मेरे पास थी, जो मैं एक चाबी से खोल चुकी थी। इस बात का साफ साफ मतलब ये था
कि मालिक को मुझ पर भरोसा था और मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा थी कि अपने मालिक का भरोसा तोड़ रही हूँ। लेकिन इस समय मेरे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी था कि ऊपर कमरे में जो मैंने देखा वो सब का मतलब क्या है। जैसे ही मैंने मालिक के फर्नीचर की आखिरी दर खोली तो मेरी पूरी तरह से ही जान निकल गई। अब मुझे कुछ कुछ बात समझ आने लगी थी। मेरा मालिक एक बहुत बड़ा कपड़े की फैक्ट्री चलाता था और उम्र में ज़्यादा नहीं था और देखने में भी बहुत खूबसूरत और हसीन था। मैं आज तक यही सोचती थी कि वो इतने बड़े बंगले में अकेला क्यों रहता है, उसके बाकी के घर वाले कहाँ हैं। लेकिन आज तक मुझे ये बात पता नहीं थी कि वो अकेले क्यों रहता है। आज जब मैं ऊपर वाली मंजिल में गई तो मैं आधा अधूरा मालिक का राज जान गई थी। मालिक के कमरे से मुझे जो चीज़ मिली वह एक एल्बम थी और साथ में एक डायरी भी मौजूद थी। मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी तो मैंने वो डायरी खोलकर पढ़ना शुरू कर दी और जैसे जैसे मैं वो डायरी पढ़ती गई मेरी हालत ख़राब होती चली गई। मैं अपने मालिक को मसीहा समझ बैठी थी, लेकिन मेरा मालिक तो बहुत ख़तरनाक इंसान था, बल्कि हैवान था। मुझे इस घर में अपने अकेले की मौजूदगी पर भी खौफ आ रहा था। डायरी में बहुत ही कम लफ्ज़ लिखे हुए थे। कभी कभी कहीं कहीं कुछ बातें थी जिन्हें पढ़ने के बाद मेरी जान निकल गई थी। मुझे लगा था कि मैं मालिक का सच जान गई हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी कि हर तस्वीर के अलग मतलब होते हैं, हर सच के दो पहलू। मैंने अपनी नज़र से सारा जमा जोड़ करके एक कहानी समझ ली थी, लेकिन वह मेरा जमा जोड़ था, वो भी अधूरा, क्योंकि मालिक की डायरी में सिर्फ 10-12 ही पेज थे, बाकी पेज तो लिखे हुए ही नहीं थे। मैंने एल्बम खोलकर देखा तो उसमें मालिक की बचपन की फ़ोटो भी लगी हुई थी, जिसमें वो अपने माँ बाप के साथ मुस्कुराते हुए खड़े हुए थे। मैंने पहली बार मालिक के माँ बाप की कोई फ़ोटो देखी थी और उससे ज़्यादा उस एल्बम में कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं समझ गई थी कि मैंने खुद से ही सारी कड़ियाँ जोड़ ली थी, जबकि मैं अभी अधूरा सा जानती थी। मुझे नहीं पता था कि जब मुझे पूरा सच पता चलेगा तो मेरी पूरी रूह पूरी तरह ही निकल जाएगी। मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया था। मैं मालिक के कमरे को दोबारा लॉक करके वापस बाहर आ गई। ऊपर वाली मंजिल भी पहले की तरह ही लॉक कर दी। मैं नहीं चाहती थी कि मालिक को किसी भी तरह पता चले कि मैंने उसके कमरे की तलाशी ली है या मैंने ऊपर वाले कमरा खोलकर देखा है, क्योंकि मेरी नज़र में मालिक एक हैवान थे जो कुछ भी कर सकता है। रात होते ही मालिक वापस आ गए थे। अब मालिक को देखकर मेरी जान निकल रही थी। मैंने जैसे तैसे उनके लिए खाना लगाया और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भाग गई। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका सामना कर सकती थी और कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये डर मौजूद था कि अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, या ये भी हो सकता है कि वो मुझे इससे ज़्यादा कोई खौफनाक सज़ा देते। मैं सर्वेंट क्वार्टर में आकर लेट गई। सर्दी होती जा रही थी। जब मालिक ने मुझे फ़ोन करके वापस बंगले में बुलाया तो मेरी पूरी तरह जान निकल गई। मुझे लगा कि शायद मालिक को सारा सच पता चल गया है। मैं लड़खड़ाते कदमों से बंगले में दाखिल हुई तो मालिक ने कहा कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। मेरी जान में जान आई और मैंने जल्दी से काफ़ी तैयारी की और मालिक के कमरे में पहुंचाने गई तो मालिक ने मुझे रोक लिया और कहा कि बैठ जाओ। मैं ठंडे फर्श पर ही बैठ गई। ठंड से मुझे कपकपी हो रही थी। मेरे पीछे तुमने कमरे की तलाशी ली थी, मालिक ने सख्त लहजे में मुझसे जिस तरह सवाल किया, मेरी हालत गंभीर हो गई। मालिक जान गया था कि मैंने उसके कमरे की तलाशी ली है। मैंने खामोश होकर सर झुका दिया। क्या करना चाहिए था तुम्हें ऐसा जिसके लिए तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली? किस चीज़ की ज़रूरत थी? मैंने तुम्हारे में कोई कमी नहीं की थी। मालिक मुझे इससे ठंडे लहजे में सवाल कर रहे थे और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बोलो, तुम्हें ऐसा क्या चाहिए
की जिसके लिए तुमने मेरी सारी दराजों का सामान ही उलट-पुलट कर दिया। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे नहीं पता चलेगा? मैं अपनी हर चीज़ अच्छे से रखता हूँ और तुमने तो हर चीज़ आगे पीछे कर दिया। तुम्हें लगा कि मैं जान नहीं पाऊँगा। तुमने मेरे पीछे सारी दराजें अच्छी तरह से चेक की है। मालिक का गुस्सा भी अजीब था। वो बस सख्त लहजे में सवाल पर सवाल कर रहे थे। मुझे तो अब मैं सच में नहीं छुपा पाऊँगी। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने उनकी ना रहने पर ऊपर वाली मंजिल पर सफाई करने के लिए गई थी। मुझसे सोच बर्दाश्त नहीं हो सका और मैंने ऊपर वाले कमरे को खोलकर जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरी जान निकल गई। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मैं कांप गई और सच जानने के लिए मैं आपके कमरे में चली आई। मुझे लगा था कि आपके कमरे में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिससे मुझे सब पता चल जाएगा, क्योंकि जो मंजर मैंने ऊपर देखा उसके बाद अगर मैं खामोश रही तो यह मेरे लिए पाप की बात थी। जब मैं आपके कमरे में दराज़ें चेक कर रही थी तो मुझे एक डायरी और एक एल्बम मिला जिसको देखकर मैं बहुत सदमे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या कोई ऐसा कर सकता है? मैं तो आपको बहुत रहमदिल समझती थी, लेकिन आप तो हद से ज़्यादा जालिम साबित हुए हैं। डरते डरते मैंने मालिक से हर बात कह डाली। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नौकरी ही चली जाती थी, लेकिन इतने बड़े सच पर मेरा खामोश रहना ज़िंदगी भर के लिए मेरी जान को मारने के बराबर था। मालिक मेरी बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय आहिस्ता से मुस्कुराए और मेरी तरफ देखकर बोले, मुझे खुशी हुई यह बात जानकर कि तुम्हारा ज़मीर ज़िंदा है, लेकिन इस तरह मेरे पीछे मेरे सामान की तलाशी लेकर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। तुम्हें सच जानने का बहुत शौक है ना? तो चलो मैं तुम्हें पूरा सच सुनाता हूँ, फिर तुम जान लोगी जो तुमने देखा वो सही है या गलत। मैं सिर्फ 6 साल का था जब मेरी माँ का निधन हो गया था। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि मैं छोटा था और मुझे माँ की ज़रूरत थी। मेरी दूसरी माँ ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखती, और जब भी मेरे पापा मेरे साथ होते तो मेरी मम्मी मुझ पर जान निछावर कर देती। अपनी दूसरी मम्मी के साथ मैं बहुत खुश था। मेरी दूसरी मम्मी और मेरे पापा का साथ सिर्फ कुछ महीनों ही साबित हुआ और मेरे पापा की दूसरी शादी के बाद तकरीबन 10 महीने के अंदर ही मेरे पापा का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मेरे पापा की वसीयत के मुताबिक जब मैं 18 साल का हो जाता तब उनकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाती और उस समय तक मेरी दूसरी मम्मी इस जायदाद को संभालने की हकदार थी। मेरे पापा ने एक घर और कुछ जायदाद के अलावा मेरी मम्मी के नाम कुछ भी नहीं छोड़ा था। मेरे पापा के मरते ही मेरी दूसरी मम्मी का रवैया मेरे साथ बहुत ख़राब हो गया। वो मुझे सारा दिन कमरे में बंद रखती। दिन में एक बार मुश्किल से खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत दे देती और मेरा स्कूल, मेरे दोस्त सब कुछ ख़त्म हो गए थे। मैं पूरा दिन कमरे में बंद रहता और मुझे हर तरह की आवाज़ें आती। घर में कभी पार्टी होती रहती। मेरी मम्मी और उसकी अय्यासी दोस्तें सारी दिन घर में गाना चलाकर पार्टियों में मगन रहते और मेरी सौतेली मम्मी मेरे पापा का मेहनत से कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बहाने लगी थी। सारे वफादार नौकरों को काम से निकाल दिया गया था और मम्मी ने अपने वफादार नौकर भर्ती कर लिए थे जो मेरी मम्मी की तरह ही मुझ पर जुल्म करते थे। मैं जब भी माँ से कहता कि मुझे कमरे से बाहर निकालो तो वो मुझे बहुत मारती, और जब कभी घर में दोस्तों की पार्टी होती तो मुझे सिर्फ कमरे में बंद ही नहीं किया जाता बल्कि रस्सियों से बांध दिया जाता और मेरी मम्मी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझ पर जिस्मानी तौर पर दस्तखत करती और मेरा मजाक उड़ाते। एक दिन मेरी दूसरी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरे पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि मेरी दूसरी मम्मी ने उसे जानबूझकर कत्ल करवाया था, क्योंकि मेरी मम्मी को लगा था कि मेरे पापा के मरने के बाद वो सारी जायदाद की मालिक बन जाएगी। जब पापा की वसीयत सामने आई तो देखकर वो गुस्से से पागल हो गई कि उसके हिस्से में ज़्यादा कुछ नहीं आया था और पहले उसने सोचा कि वो मेरा भी कत्ल करवा दे, लेकिन वसीयत के मुताबिक 18 साल की होने
से पहले मुझे कुछ हो जाता तो सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम हो जाती और मेरी सौतेली मम्मी के हाथ कुछ भी ना था। इसलिए उसने मुझे ज़िंदा रखना ज़रूरी समझा और उसे हर हाल में मुझे 18 साल तक ज़िंदा रखना था। जैसे ही मैं 18 साल का होता, वो मुझसे तमाम कागजात पर दस्तखत लेकर सारी जायदाद अपने नाम करती और फिर मेरा कत्ल करवा देती। उसका एक मंसूबा यह भी था कि वो मुझे इतना टॉर्चर करती कि मैं पागल हो जाता और ऐसी सूरत में वो जल्द ही तमाम दौलत हथिया लेती। ये जानने के बाद कि मेरे पापा की वो कातिल है, मुझे उससे बहुत नफ़रत हो गई और मैं जानता था कि उसे जैसे ही मौका मिलेगा वह मुझे भी मार देगी। मेरा हाल बहुत बदतर था। मैंने 5 साल इसी तरह कैद में गुजारे। 5 साल बाद जब घर का एक नौकर बदला तो उसने मेरी हालत देखी। वो शख्स काफ़ी मजबूर होकर मेरे साथ हमदर्दी करने लगा और जब मैंने उसे पूरी कहानी बताई तो उसने मुझे वादा किया कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगा और एक दिन उसने मौका देखकर मुझे खोल दिया और अपने साथ भगाकर ले आया। मैंने आने वाले 4 साल उसके साथ उसके गांव में गुजारे और जब मैं 18 साल का हो गया तो मम्मी पापा के वकील के पास दोबारा पहुंचा, जो मुझे ज़िंदा सलामत देखकर बेहद खुश हुए क्योंकि वह मेरे पापा का दोस्त भी था और इस तरह सारी जायदाद मैंने अपने नाम वापस कर ली। मेरी मम्मी ने मुझे देखते ही माफ़ी मांगने का ड्रामा किया। मैंने सबके सामने उन्हें खुशी के साथ माफ़ कर दिया, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को कैसे माफ़ कर सकता था जो मेरे पापा की कातिल थी, जिसने मुझे ज़हनी तौर पर बेइज्जत कर दिया था, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई करने से चूक गया था और मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल एक कमरे में रस्सियों में जकड़कर गुजारे थे। मैं अपनी सौतेली मम्मी को माफ़ करके इस बंगले में ले आया और उन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। तुमने ऊपर वाले कमरे में जिस औरत को रस्सियों में बांधा हुआ देखा, वो मेरी सौतेली मम्मी ही है। मैंने उसके साथ वो सब कुछ नहीं किया जो उसने मेरे साथ किया था। बस मैंने उसे रस्सियों से बांध कर छोड़ दिया है, लेकिन मैं उसे समय पर खाना भी देता हूँ और पानी भी पहुँचाता हूँ। मैंने उसे भूखा नहीं रखा है और ना ही जिस्मानी तौर पर उसे कोई नुकसान पहुंचाया है। वो मेरे पापा की कातिल भी है और मेरी मुजरिम भी। तुमने जो फ़ोटो एल्बम में देखी वो उन दिनों की है जब मेरी मम्मी ज़िंदा थी, जब तक मेरे पापा ज़िंदा थे, जब तक मेरे पिता ज़िंदा थे। मेरी मम्मी मेरे साथ बहुत अच्छी थी क्योंकि वो जानती थी कि वो जल्दी ही मेरे पापा का कत्ल करवा कर सारी दौलत की मालकिन बन जाएगी और मुझे भी आराम से रास्ते से हटा सकेगी। लेकिन मेरे पापा की वसीयत ने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। मेरी मम्मी, जो कि मेरी सौतेली माँ थी, 6 साल से ऊपर वाले कमरे में इसी तरह बंद है और जब तक वह ज़िंदा है मैं उसे इसी तरह बंद रखूँगा। अगर वह दौलत की लालच ना करती तो मैं उससे इतनी मोहब्बत करता कि खुद ही अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देता। मैं एक बिन माँ का बच्चा था जिसका बाप भी मर चुका था। अगर वो मेरे साथ हमदर्दी करती और मुझे अपने बच्चे की तरह रखती तो मैं उसके लिए अपनी जान भी दे देता, लेकिन उसने सारी जायदाद के लालच में आकर अपना नुकसान किया, बल्कि अपनी आखिरत भी ख़राब की और वो एक इंसान की कातिल भी बन गई। अब उसकी यही सज़ा है कि वो सारी ज़िंदगी इसी तरह तड़पती रहे। इसी प्रकार की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।